हाँ, चैप्टर का नाम है अनुमान। ये हम लोग का लॉजिकल रीजनिंग का एकदम लास्ट पार्ट है। अनुमान। अनुमान का मतलब होता है इन्फरेंस। इसका बहुत सारा टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग को पहले समझना होगा। सबसे पहला बात है पक्ष। पक्ष, हेतु और साध्य। देखो, इसका अनुमान का मतलब होता है इन्फरेंस। इन्फरेंस का मतलब कुछ लोग समझते हैं कंक्लूजन, पर इन्फरेंस और कंक्लूजन में डिफरेंस है। इन्फरेंस का मतलब क्या होता है? जहां पर हम लोगों का कोई नॉलेज का बात आता है। इन्फरेंस का मतलब होता है नॉलेज, जो हम लोग डिराइव करते हैं किसी चीज को देखने से। जैसे कि अगर इसका तीन पार्ट में इसको समझते हैं, पहला है पक्ष। पक्ष क्या होता है? जैसे कि सोचो, तुम लोग एक दिन घर पर बैठे हुए थे। घर पे बैठकर तुमने देखा कि बहुत धुआं आ रहा है, स्मोक आ रहा है, ठीक है। तो तुम लोग ढूंढते ढूंढते किचन की तरफ गए। तो तुम लोगों ने देखा कि वहां पर आग जल रहा था। आग जल रहा था इसलिए उससे धुआं निकल रहा था। तो तुम लोगों ने क्या सीख लिया? तुम लोगों ने ये सीखा कि जब भी कहीं से धुआं निकलता है मतलब वहां पे आग लगा है। और आग कहाँ होता है? किचन में होता है। तो पक्ष होता है जो चीज में लगा है। मतलब सोचो, एक माउंटेन है, तुमने बचपन में ये चीज घर पे देखा कि आग किचन में ही होता है। और क्यों लगता है? मतलब आग किचन में ही होता है, और जब भी आग लगता है तो स्मोक होगा। ये हम लोग को पता है, हम लोग के नॉलेज में आ गया है। ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, हम लोग कहीं घूमने गए। वहां दूर पे हम लोग एक माउंटेन देखे। माउंटेन से भी धुआं निकल रहा था। तो वहां पे हम लोग तुरंत क्या बोलेंगे? जरूर माउंटेन में आग लगा होगा। हम लोग सीधे यही बोलेंगे। क्यों सीधे यही क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम लोगों के पास क्या नॉलेज है? जब भी कहीं से धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, तो वहां पे फायर होता है। तो यही हम लोग कहाँ एप्लीकेबल कर दिए? माउंटेन पे। जब हम लोग माउंटेन पे स्मोक निकलते हुए देखें तो क्या बोले? फायर लगा होगा। तो पक्ष क्या है यहाँ पे? माउंटेन, उससे क्या निकल रहा है? स्मोक। और रीजन क्या है? मतलब रीजन क्या है? स्मोक। और मेजर चीज क्या है? किसकी वजह से स्मोक निकल रहा है? फायर। तो यहाँ पे माउंटेन है हम लोगों का पक्ष, मतलब किचन, जिसमें आग लगा है, जहां पर आग लगा है उसको कहते हैं पक्ष। हेतु क्या है यहाँ पे? मिडिल टर्म। क्या हो रहा है, क्यों, मतलब रीजन क्या है? माउंटेन में रीजन क्या है? स्मोक है, स्मोक निकल रहा है। और स्मोक क्यों निकल रहा है? क्योंकि फायर लगा है। तो माउंटेन। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है पक्ष का? लिंग। लिंग मतलब स्मोक ऑन पक्ष। इसका हम और सिंपल करते हैं। ये एकदम सिंपली ऐसे समझना है कि हम लोग इन्फरेंस अपने नॉलेज से ड्रॉ करते हैं। अगर उसमें लॉजिक होता है तो कंक्लूजन बनता है। तो हर वक्त इन्फरेंस सही नहीं होता होगा। जैसे कि हम लोग बचपन में देखे, किचन में स्मोक है तो फायर, आग लगा होगा। यही एप्लीकेबल हम लोग कहाँ कर दिए? माउंटेन में धुआं निकल रहा है तो आग लगा होगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि माउंटेन के पीछे एक फैक्ट्री होगा, और फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन हो रहा होगा, और उसकी वजह से वहां पे हम लोग को दूर से दिख रहा है कि माउंटेन से धुआं निकल रहा है। बट रियल में माउंटेन से धुआं निकल ही नहीं रहा है। उसके पीछे से धुआं आ रहा है जो कि आग लगने की वजह से नहीं है, वो है फैक्ट्री में प्रोडक्शन होने की वजह से। तो इन्फरेंस क्या है? जो हम लोग अपने नॉलेज से ड्रॉ कर देते हैं और कोई बात बोल देते हैं। बट कंक्लूजन क्या है? अगर हमारे इन्फरेंस में, मतलब हमारे नॉलेज में, अगर हमारे नॉलेज में लॉजिक है तो हम लोग उसको कंक्लूजन कहते हैं। अब यहाँ पर एक, ये जो पक्ष, ये जो वर्ड है पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता का मतलब है पक्ष और हेतु के बीच का रिलेशनशिप। इसको हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना जानना है। पक्ष
पक्ष धर्मता का मतलब होता है पक्ष और हेतु के बीच का रिलेशनशिप, और व्याप्ति का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन हेतु एंड सध्या। सध्या था वो फायर, फायर मीन्स यहाँ पे व्यापक है। व्यापक का यहाँ पे देखो, पक्ष था माउंटेन, हेतु है हम लोगों का स्मोक। रीजन का मतलब ही होता है हेतु, रीजन को संस्कृत लैंग्वेज में हेतु कहते हैं, और स्मोक को हिंदी में व्याप्या कहते हैं। स्मोक को हिंदी में नहीं, संस्कृत में व्याप्या कहते हैं, और ग्रीक लैंग्वेज में व्याप्या को हम लोग फैक्टम प्रोबंस कहते हैं। फायर का मतलब होता है व्यापका, फायर को संस्कृत टर्म में यहाँ पर व्यापका से बोला गया है। फायर का मतलब व्यापका नहीं है, मेजर टर्म जो होता है उसको हम लोग व्यापका कहते हैं, और ग्रीक लैंग्वेज में इसको फैक्टम प्रोबंधम कहते हैं। अब इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम देना होगा। स्पेशल फीचर क्या है? व्याप्ति। व्याप्ति का मतलब है रिलेशन बिटवीन हेतु एंड साध्या। तो हम लोग को याद क्या रखना है? पक्ष का मतलब होता है जो सब्जेक्ट मैटर है, जिसके ऊपर बात हो रहा है, वो उसको कहते हैं पक्ष। हेतु होता है रीजन, और साध्य होता है जो चीज हम लोग कंक्लूड कर देते हैं, जो हम लोग का इन्फरेंस है, जो हम लोग आंसर देते हैं। और पक्ष पक्ष धर्मता है रिलेशन बिटवीन पक्ष एंड हेतु, माउंटेन और स्मोक का रिलेशनशिप। और व्याप्ति, व्याप्ति का मतलब है हेतु और सध्या का रिलेशनशिप। जब भी स्मोक निकलता है हम लोग कह देते हैं फायर होगा, ठीक है। यहाँ पे दृष्टा का मतलब क्या? ये सबसे वर्ड है। दृष्टंता का मतलब होता है जब हम लोग अपने बात को एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग घूमने गए थे, ठीक है, हम बोले, तुम लोगों ने बोला कि माउंटेन से स्मोक निकल रहा है, तो हम आंसर दिए जरूर फायर लगा होगा, आग लग गया होगा। तो नेहा ने पूछा आपको कैसे पता कि वहां आग लगा होगा? तो हम बोले कि एक दिन क्या हुआ था, हम किचन गए थे अपना, तो वहां पे धुआं निकल रहा था, तो हम देखे आग की वजह से धुआं निकल रहा था। तो हम माउंटेन का बात को प्रूफ कैसे किए? अपना एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल को संस्कृत में दृष्टांता कहते हैं। पक्ष दो तरीके का होता है, एक सपक्ष, एक विपक्ष। सपक्ष होता है जहां ऑलरेडी, सपक्ष का मतलब होता है सध्या इज ऑलरेडी प्रेजेंट। पक्ष क्या है? पक्ष है हम लोगों का माउंटेन, मतलब सब्जेक्ट मैटर। तो आग, तो पक्ष जो है, पक्ष है सब्जेक्ट मैटर। तो पक्ष दो तरीके का होता है, एक सपक्ष, एक विपक्ष। सपक्ष हम लोग कहते हैं जहां पे आग ऑलरेडी होता है, हमेशा होता ही है, किचन में आग होगा ही, उसको कहते हैं हम लोग सपक्ष। जो हम लोग बहुत लॉजिकली बोलने लगते हैं कि किचन है तो आग होगा ही, इसलिए कहते हैं उसको सपक्ष, जहां पे सध्या प्रेजेंट होगा ही। सध्या कहाँ प्रेजेंट होगा? हम लोगों के एग्जाम्पल में किचन में, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये सपक्ष है। विपक्ष होता है जहां पे सध्या प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, जैसे ओशन या रिवर में। ओशन या रिवर में फायर हो ही नहीं सकता, इसलिए हम लोग उसको कह रहे हैं विपक्ष, मतलब हो ही नहीं सकता। और सपक्ष कहते हैं जिसमें फायर होगा ही, जैसे कि किचन। ओके इसके मैम। बाद यहाँ पर बोल रहा है विपक्ष, जहां पे साध्य इज डेफिनेटली, वहां डेफिनेटली होगा, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, डेफिनेटली नॉट प्रेजेंट, दैट इज लेक और ओशन। जहां पे साध्या हो ही नहीं सकता, उसको हम लोग कहते हैं विपक्ष, ठीक है। अब बोल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान। पांच चीज मिलाकर एक अनुमान बनता है। अनुमान मतलब इन्फरेंस। हम लोग जब, अनुमान का मतलब होता है इन्फरेंस टू कंक्लूजन। पूरा, हम लोग जब कोई इन्फरेंस, इन्फरेंस मतलब घर पे हम लोग कुछ देखे और नॉलेज ले ली, जरूरी नहीं घर पे ही देखे, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से हम लोग कुछ देखे और नॉलेज ले लिए, उसमें अपना लॉजिक अप्लाई किए और कंक्लूजन ड्रॉ कर दिए, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम लोग अनुमान, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग के पास क्या होता है?
प्रतिजना, अच्छा ये स्पेलिंग हम रॉन्ग लिख दिए हैं, हम ठीक करके स्पेलिंग दे देंगे, रेक्टिफिकेशन देंगे थोड़े देर में। बोल रहा है सबसे पहला बात होता है द प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन को हिंदी में कहते हैं या कहे संस्कृत में कहते हैं प्रतिजना। प्रतिजना का मतलब होता है यहाँ पे वो प्रीमाइस होगा, नॉट प्रॉमिस। ठीक है, उसे प्रीमाइस कर लो। प्रीमाइस का मतलब होता है एक सेंटेंस, एक इन्फरेंस। सिंपली एक इन्फरेंस को हम लोग, एक सेंटेंस को हम लोग कहते हैं प्रीमाइस। द ग्राउंड, सेकेंड होता है हेतु। किस ग्राउंड पे हम लोग उसको कह रहे हैं कि उसमें फायर लगा होगा। हेतु का ब्रैकेट में मीनिंग लिख लो, कॉज। हेतु का मतलब होता है कॉज। कॉज यहाँ पे हम लोग उसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग हम लोग किस रीजन से, हेतु के बगल में लिख लो रीजन, हेतु के बगल में लिखो रीजन और एक ब्रैकेट में लिख लो कॉज। हम लोग माउंटेन में ही क्यों, क्या देखकर बोले कि आग लगा होगा, किस ग्राउंड पे कह रहे हैं कि उस पे आग लगा होगा, मतलब रीजन क्या है कहने का कि उसमें आग लगा होगा, क्योंकि हम लोग वहां पे स्मोक देखे। तो हेतु का मतलब है रीजन, रीजन का मतलब है कॉज। यहाँ कॉज का मतलब है माउंटेन में ऐसा क्या देखे हम लोग जिसकी वजह से हम लोग कह दिए कि इसमें आग लगा होगा। तो हम लोग किस ग्राउंड पे बोले, हम लोग का ग्राउंड था स्मोक, हम लोग स्मोक देखे इसलिए बोल दिए कि वहां पे फायर होगा। तो हेतु का मतलब होता है ग्राउंड। उसके बाद है उदाहरण। इस बात को हम तुम लोग माने नहीं कि वहां पे आग लगा होगा, तो हम इस बात पे अपना एक एग्जाम्पल दिए कि देखो जब भी हम अपना घर का किचन जाते थे तो वहां पर हम हमेशा देखते थे धुआं निकल रहा है और रीजन होता था आग। इसलिए इस माउंटेन से भी धुआं निकल रहा है तो रीजन होगा आग। तो हम तीसरा क्या दिए तुम लोग को, द इलस्ट्रेशन, मतलब उदाहरण। फिर है द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है उपन्या। जब हम तुम लोग को बोलते हैं कि यहाँ पे, जब हम तुम लोगों को कहते हैं इसलिए ये, मतलब एप्लीकेशन मतलब अब दिखा रहे हैं कि देखो, जब दोनों बात को हम तुम लोग को टैली करके दिखाए, मतलब शुरू में हम सिर्फ तुम लोग को बोले आग लगा होगा, तुम लोगों ने रीजन मांगा तो हम बोले क्योंकि देखो स्मोक निकल रहा है। तुम लोगों ने एग्जाम्पल मांगा, मैंने अपने किचन का एग्जाम्पल दिया। सारी बातों को जोड़कर मैं प्रूफ कर रही हूँ, दैट इज उपन्या। एप्लीकेशन दिखा रही हूँ अब कि देखो दोनों बात को मैच करके आग लगा होगा। द कंक्लूजन, तुम लोग कंक्लूड क्या कर दिए कि ओके माउंटेन में स्मोक निकल रहा है, फायर ही रीजन होगा, दैट इज निगमना। काइंड्स ऑफ अनुमान। अनुमान कितने तरह का होता है। न्याय दर्शन, देखो अनुमान को दो सेक्टर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला है न्याय दर्शन से। न्याय दर्शन क्या था, न्याय सिस्टम। न्याय सिस्टम, न्याय सिस्टम कौन निकाला था, गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध के ऊपर पूरा ये जो पूरा थ्योरी है अभी न्याय दर्शन का, न्याय सिस्टम का, ये पूरा थ्योरी ही गौतम बुद्ध ने दिया है। उन्होंने कहा है अनुमान तीन तरीके का होता है। पूर्वत्व अनुमान। पूर्वत्व अनुमान क्या होता है, जब हम लोग अभी को देखकर पास्ट के बारे में सोचते हैं। ये डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एग्जैक्टली यही डेफिनेशन देगा और बोलेगा ये कौन सा अनुमान है, पूर्वत्व अनुमान, शेषावत अनुमान, ऐसा चार ऑप्शन देगा। तो ये डेफिनेशन यहाँ समझ में नहीं आ रहा है बट ये लर्न रखना जरूरी है क्योंकि यही डिक्टो लाइन एग्जाम में पूछेगा। पर हम एग्जाम्पल दिए हैं कि तुम लोगों को याद रहे। पूर्वत्व अनुमान क्या है, हम लोग जब कहीं, अनुमान का मतलब क्या है हमेशा याद रखना, इन्फरेंस, मतलब जब हम लोग कोई चीज का नॉलेज रखते हैं और आंसर दे देते हैं। तो देखो जब भी क्लाउड्स लीड्स टू रेन, हम लोगों को पता है कि अगर बादल आ गया है आसमान में, मतलब इतना क्लाउड हो गया है तो बारिश होगा ही। हम लोग क्या इन्फरेंस दे देते हैं, क्या अनुमान लगा लेते हैं कि अगर क्लाउड है तो रेन होगा ही। कैसे, क्योंकि हम लोग पहले भी देखे हैं जब भी बादल आता है बारिश हो जाता है। सीड्स लीड्स टू फ्रूट, अगर हम लोग कहीं पे सीड देखते हैं तो बोलते हैं यहाँ पर तो फ्रूट आ ही जाएगा। तो ये हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही कोई चीज को
क्यों हम लोग ऐसा किए? हम लोग पास पहले से नॉलेज है। तो अब देखो सेंटेंस, इट रेफर्स टू द रीजनिंग। रीजनिंग मतलब हम लोग का कॉमन सेंस, हम लोग का आईक्यू। इट रेफर्स टू द रीजनिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट। कॉज क्या है? क्लाउड का आ जाना। रीजन क्या है? क्लाउड का आ जाना। और साध्य क्या है? रेन। मतलब रेन आने वाला है, ये हम लोग किस ग्राउंड पे बोले? ग्राउंड क्या है? हेतु। किस ग्राउंड पे बोले? क्लाउड को देखकर। अगर सोचो हम बैठे हैं तुम लोग के साथ, हम बोले अरे अभी बहुत जोर बारिश आने वाला है, तुम लोग पूछोगे मैम आपको कैसे पता? हम बोलेंगे देखो कितना सारा बादल आ गया है। तो तुम लोग बोले मैम तो पूर्वत्वा अनुमान लगा रही है, मतलब पहले देखी है ऐसा इसलिए बोल रही है। कहीं पर हम बोले यहाँ पर तो अब बहुत सारा फ्रूट्स हो जाएगा, बहुत सारा फ्लावर आ जाएगा, तुम लोग बोले मैम आपको कैसे पता? हमने देखो कितना सारा सीड डाला गया है। ये कहते हैं पूर्वत्वा अनुमान। हम लोग पहले कुछ देखे हैं, अपने पूर्व काल में कुछ देखे हैं और अभी उस बेसिस पे बात कर रहे हैं। शेषावत अनुमान क्या होता है? जब हम लोगों को 4 ऑप्शन दिया जाता है एग्जाम में, एक एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें 4 ऑप्शन दिया जाता है। हम लोग को सही आंसर नहीं पता है, पर हम लोग को ये पता है कि ए बी सी तो इसका आंसर नहीं है। तो हम लोग क्या अनुमान लगाएंगे? इसका आंसर डी ही होगा, क्योंकि लास्ट में वही बचा। शेषावत मतलब शेष में, एंड में। एंड में जो बच गया वही हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि यही होगा। और एग्जाम्पल दे तो सोचो पुलिस को 4 लोगों पे शक है कि इसमें से ही किसी ने चोरी की है, ठीक है? अब ये 3 लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि उन लोगों ने चोरी नहीं किया है, तो क्या कंक्लूजन निकलेगा? फोर्थ वाले ने ही किया होगा। तो अपना लॉजिक लगा के हम लोग कंक्लूड कर दिए कि फोर्थ ने ही किया होगा। दैट इज शेषावत अनुमान। इन्फरिंग एन अनपर्सीव्ड कॉज। अनपर्सीव्ड मतलब परसीव नहीं किए हैं, दिख दिख पता नहीं है, हम लोग कुछ इन्फर नहीं कर पाए। फ्रॉम अ परसीव्ड इफेक्ट, इसका मीनिंग उस तरह समझ नहीं आएगा, बट जस्ट शेषावत अनुमान का मीनिंग पता रखो। इन एमसीक्यू देयर आर 4 ऑप्शन। इफ ए बी सी आर नॉट द आंसर, देन डी मस्ट बी द आंसर। हम लोग अनुमान लगा लेंगे। फिर है सामान्यता दृष्टा अनुमान। इसका क्या मतलब है? सामान्य रूप से। सामान्यता मतलब सामान, दृष्टा मतलब रूप। इसका क्या मतलब है? जब हम लोग ऐसे कहते हैं कि ये लोग दोनों भाई बहन हैं, तो जैसा ये होगा वैसा ही वो भी होगा। जैसे हम लोग दो चीज जब सेम रहता है तो उसको इस तरीके से ही कहते हैं। जैसे कि जब हम लोग सेम सिमिलर ब्रांड देखते हैं, लैक्मे भी है और मेबलिन भी है, हम लोग कहते हैं, हम लोग को पता है, हम लोग का नॉलेज है दोनों एक ही टक्कर का ब्रांड है, तो हम लोग बोलते हैं लैक्मे का प्रोडक्ट यूज करो या मेबलिन का प्रोडक्ट यूज करो, एक ही बात है। तो ये जो हम लोग अनुमान लगाते हैं दैट इज सामान्यता दृष्टा अनुमान। refers to the inferential knowledge obtained through generalization of a particular matter। जब सबको generalize कर देते हैं, जैसे हम लोग किसी फैमिली में जाते हैं, उसका एक, जैसे हम लोग क्लास में, हम लोग जब किसी फ्रेंड से मिलते हैं, वो फ्रेंड का बहुत गंदा नेचर होता है, तो हम लोग बोलते हैं इसके पेरेंट्स भी ऐसे ही होंगे, या पेरेंट्स से मिलते हैं तो बोलते हैं बच्चे भी ऐसे ही होंगे। हम लोग जनरलाइज कर देते हैं सिचुएशन को, मतलब जनरलाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर मैटर। एक पर्टिकुलर चीज को जनरलाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं सब ऐसे होते हैं। जनरली हम लोग बोलते हैं ऑल मेन आर सेम, ऑल गर्ल्स आर लाइक दिस ओनली। तो ये हम लोग सिर्फ एक का एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में, सिर्फ एक का नॉलेज है, बोल देते हैं सबको। दिस इज सामान्यता दृष्टा अनुमान। when inference is not based on causation but on uniformity। कोई कॉज नहीं हुआ, हम लोग कुछ देखे ही नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं, हम लोग पास उसको, मतलब उसका पेरेंट्स को गंदा बोलने के लिए कोई रीजन ही नहीं है, हेतु है ही नहीं हमारे पास। अगर तुम लोग मेरे से पूछोगे मैम आप किस ग्राउंड पे उसके पेरेंट्स को ऐसे बोल रहे हैं, तो हम क्या ग्राउंड दे देंगे? यूनिफॉर्मिटी ग्राउंड दे देंगे। हम बोलेंगे अगर बच्चा ऐसा है तो पेरेंट्स भी ऐसा होगा। तो ये इन्फरेंस किसी कॉज पे बेस नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, बट ऑन यूनिफॉर्मिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस।
हम लोग यूनिफॉर्मिटी के बेसिस पे दे दिए, यूनिफॉर्म मतलब सेम। एग्जाम्पल ए इज लाइक बी, जब हम लोग ऐसा बोल देते हैं। इसके बाद दिया है फॉलिसीज ऑफ इन्फरेंस। फॉलिसीज मतलब ऑब्वियसली एरर। देखो हम लोग जो ये इन्फरेंस लगाते हैं इसमें एरर तो होगा ही, कैसे नहीं होगा। आज जो अभी हम एक एग्जाम्पल दिए कि हम लोग नॉलेज था हमारे पास कि जब भी कहीं पे जब भी कहीं पे स्मोक देखते हैं तो रीजन होता है हमेशा आग लगना, बट ये सही नहीं है, हर जगह ये सेट नहीं बैठता है, कभी कभी किसी और रीजन से भी धुआं आ सकता है। तो पॉलिसीज मतलब एरर, हमारे इन्फरेंस में हमारे नॉलेज में ही एरर है, हमारा नॉलेज में ही ये बात आ गया है कि जब भी स्मोक देखते हैं तो आग ही लगता है। ये अगर हमारे नॉलेज में है तो ये हमारा गलत नॉलेज है। जैसे कि अगर इसको हम बहुत एलैबोरेट करें तो जब भी हम लोग कुछ देखते हैं कि जैसे जो बच्चा बहुत शो ऑफ करता है, फिर उस पैसे का बहुत शो ऑफ करता है, उसका किडनैपिंग हो जाता है, तो हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं अपने नॉलेज से, इतना शो ऑफ करता था तो पैसे का तो किडनैप तो होना ही था, पेरेंट्स से अब किडनैपर पैसा मांगेगा, यही कंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या देखे, वो बहुत शो ऑफ करता है, तो कंक्लूड क्या कर दिए, किडनैपर लोग पैसे के लिए उसको वो किया है, मतलब किडनैप किया है। बट ये भी तो हो सकता है कि उसके उसके पापा से उस किसी को कोई प्रॉब्लम हो और पैसे के लिए उसने उसे किडनैप किया ही नहीं है, पापा के साथ दुश्मनी होगा इसलिए उसके बेटे को किडनैप किया है, तो ऐसा भी हो ही सकता है। बट हम लोग इतना रियलिटी में नहीं जाते हैं, अपना इन्फरेंस अपना नॉलेज के ही बेसिस पे कंक्लूजन दे देते हैं अपना एक लॉजिक लगा के। तो बेसिकली ये फॉलिसीज मीन्स एरर। अब हेतव भाषा क्या होता है? हेतव भाषा फॉलिसीज को हिंदी में कहते हैं, आई मीन संस्कृत में कहते हैं। फॉलिसी का संस्कृत वर्षन है हेतव, हेतव भाषा। तो हेतव भाषा क्या है? फॉलिसीज। तो अ सिलोजिज्म इज विटिएटेड, विटिएटेड का मतलब डिस्ट्रॉयड बाय अ फॉलिशियस ग्राउंड। फॉलिशियस मतलब बेकार, एरर, एरर वाला ग्राउंड दिए हैं, जो रीजन दे रहे हैं, जो हेतु दे रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, फॉल्स है। दिस इज कॉल्ड हेतु भाषा। जो ग्राउंड है, जो हेतु है, वही रॉन्ग है। द मेयर अपियरेंस ऑफ अ ग्राउंड मतलब ऐसे ही हम लोग वो ग्राउंड को वहां पे रख दिए, मेयर, मेयर अपियरेंस मतलब सिर्फ एक रीजन दे दिए हैं। A number of types of invalid grounds are distinguished. इस एरर को बहुत सारे टाइप में बताया गया है, जो हम लोग बहुत सारा इनवैलिड ग्राउंड तैयार कर लेते हैं, जिसमें सिंपल एरर होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है, लैक ऑफ प्रूफ होता है, एंड इन अपॉर्चुनिटी। मतलब सिंपल एरर कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है मेरा और तुम्हारा सोच में। जैसे हम बोले थे माउंटेन से धुआं निकल रहा है आग लगने की वजह से, तुम लोग कह रहे हो मैम पीछे फैक्ट्री होगा, एक जन बोलेगा कि कुछ भी। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है मेरा और तुम्हारा सोच में। लैक ऑफ प्रूफ फॉर द ग्राउंड, हम जो बात बोल रहे हैं उसके लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बस हम बोल रहे हैं। Example, smoke on mountain is not due to fire, it is due to industry. Fallacy is called हेत्व भाषा। तो हम लिख दिए क्लियरली, फॉलिसीज का मतलब होता है, फॉलिसीज में यहाँ पे हम गलती से एन लिख दिए, इस एन को हटा दो, इट इज कॉल्ड फॉलेसी, एन नहीं होता। अब टाइप्स ऑफ, हम गलती से एन लगा दिए हैं, एन हटा दो, टॉप में भी हम यहाँ पे एन लगा दिए हैं। तो फॉलिसीज का मतलब हेत्व भाषा। तो हेत्व भाषा कितने तरीके का होता है? पहला होता है श्रव्य विचारधारा। श्रव्य विचारधारा क्या होता है? डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है? व्हेन हेतु इज नॉट कंप्लीटली यूनिफॉर्मली रिलेटेड टू सध्या। मतलब हर वक्त हेतु और सध्या का रिलेशन नहीं होता है। मतलब हेतु और सध्या का रिलेशनशिप को हम लोग क्या कह रहे थे? इसको हम लोग कह रहे थे, देखो हम ये क्लियरली लिखवाए हैं, हेतु और साध्य का रिलेशन को व्याप्ति कहते हैं। तो हर वक्त व्याप्ति हो ऐसा जरूरी नहीं है। व्याप्ति मतलब रिलेशनशिप बिटवीन हेतु एंड सध्या। तो ये पुराने टर्म्स को याद रखना है। तो हर वक्त हेतु और सध्या का रिलेशनशिप हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि
हर वक्त स्मोक है तो फायर ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सव्य विचार धारा हेतु। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ये जो सिलोजिज्म करते हैं, वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सिलोजिज्म में वेन डायग्राम में हम लोग को क्या बताता है? ऑल बाइपेड आर रैशनल। बाइपेड मतलब जो दो पैर से चलने वाला, जो भी दो पैर से चलता है उसको हम लोग बाइपेड कहते हैं। वी आर ऑल्सो बाइपेड, ठीक है। तो सारे जानवर बाइपेड बाइपेड कहते हैं जो दो पैर से चलता है। तो ऑल बाइपेड आर रैशनल। जो लोग भी दो पैर से, जो जानवर भी दो पैर से चलता है, कोई भी चीज अगर दो पैर से चलता है, बाइपेड होता है, वो लोग रैशनल होता है। रैशनल मतलब जो सोच समझ सकता है, जिसके पास विचारधारा होता है, जिस जो रैशनल होता है, हु हैज थिंकिंग पावर, जो सही क्या है गलत क्या है सब सोच पाते हैं, उन्हें रैशनल कहते हैं, ठीक है। तो हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऑल बाइपेड आर रैशनल। अब स्वान भी बाइपेड है, स्वान के पास भी दो पैर है, तो क्या स्वान रैशनल है? नहीं। पर हम लोग का नॉलेज क्या था? सारे बाइपेड लोग रैशनल होते हैं। तो दूसरा कोई आके बोला स्वान भी बाइपेड है, तो एक जन हम कंक्लूड कर दिए हाँ तो स्वान भी रैशनल है। तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग है। क्यों? तो ये अब ये रॉन्ग है, ये क्लियर है। ये कौन सा टाइप का एरर है? ये एरर है हम लोगों का जब हेतु में और साध्या में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसमें रीजन क्या था? रैशनल। और साध्य क्या था? बाइपेड, ठीक है। तो बाइपेड था, रैशनल बोल रहे हैं हम लोग, रीजन दे रहे हैं। सॉरी, बाइपेड है यहाँ पे हेतु, हम लोग रीजन दे रहे हैं। ग्राउंड, किस ग्राउंड पे रैशनल बोल रहे हैं स्वान को? क्योंकि वो बाइपेड है। तो बेसिकली ये जो हम लोग कंक्लूड किए, ये रॉन्ग कंक्लूजन है, इसलिए इसको सब, तो ये कौन सा टाइप है? सव्य विचारधारा हेतु। अब है विरुद्ध। विरुद्ध एक एरर है, इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी हेतु होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी हेतु होता है मतलब साउंड इज इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है जो चीज परमानेंट होता है। जैसे बहुत बुक में लिखा रहता है सोल इज इटर्नल बट ह्यूमन बॉडी इज नॉट। मतलब आत्मा अमर होता है, जो कभी खत्म नहीं होगा, पर शरीर तो अमर नहीं होता है। ये बहुत कॉमन लाइन है, हम लोग सब जानते हैं। तो हम बोल रहे हैं साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। हम बोल रहे हैं साउंड इटर्नल होता है क्योंकि ये बनाया गया है, हम ये बोल रहे हैं, ठीक है। हेयर द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है? हेतु। मिडिल टर्म का मतलब हम शुरू में लिखवा दिए हैं। माइनर टर्म को कहते हैं पक्ष, मिडिल टर्म को कहते हैं हेतु, मेजर टर्म को कहते हैं साध्य। तो बोल रहे हैं जो मिडिल टर्म है मतलब हेतु है, वो प्रोड्यूस्ड है। क्यों इटर्नल है? क्योंकि हम रीजन दे रहे हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूस्ड है, बनाया जाता है, ठीक है। जो हेतु हम रीजन दिए हैं प्रोड्यूस्ड है, डज नॉट प्रूव द इटर्नैलिटी ऑफ साउंड। पर इट डजंट मीन कि जो चीज बनाया जाता है वो साउंड को इटर्नल कर देगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। बट प्रूफ इट्स नॉन इटर्नैलिटी, हेंस इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। मतलब जब भी मिडिल टर्म हम लोगों के साध्य को प्रूफ नहीं कर पाएगा, बट प्रूफ इट्स नॉन इटर्नैलिटी, बट ये उसको क्या प्रूफ कर दे रहा है? नॉन इटर्नैलिटी। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। हम लोग साउंड को कह रहे हैं कि वो इटर्नल होता है क्योंकि प्रोड्यूस होता है, पर एक तरफ ये सोचो जो भी चीज प्रोड्यूस होता है वो एक ना एक दिन खत्म होता है। आज कोई भी चीज खत्म कब हो जाता है? जब वो चीज बनाया जाता है। तो अगर हम कह रहे हैं साउंड को बनाया गया है तो फिर वो तो खत्म होगा। दो नॉलेज है ना। एक हम नॉलेज कह रहे हैं कि साउंड इटर्नल है क्योंकि वो प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरी तरफ मेरा नॉलेज कहता है कि जो भी चीज बनाया जाता है वो एक ना एक दिन खत्म जरूर होता है, क्योंकि जो भी चीज क्रिएटेड होता है, ह्यूमन बॉडी भगवान ने क्रिएट किया है इसलिए खत्म होता है, पर सोल को किसी ने क्रिएट नहीं किया है, सोल खुद ही है, इसलिए वो इटर्नल है। तो कहने का मतलब है एक तरफ नॉलेज कहता है साउंड इटर्नल है क्योंकि प्रोड्यूस हुआ है, पर दूसरी तरफ कहा जाता है जो भी चीज प्रोड्यूस होता है वो
वो कभी इटर्नल नहीं हो सकता। तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी है हमारे नॉलेज में। फिर है सत प्रतिपा। सत्य प्रतिपाक क्या होता है? इन्फरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड हेतु। इन्फरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड हेतु मतलब when a hetu is established, a particular sadhya in an inference is validly contradicted by another hetu which proves the non-existence of sadhya of the first inference. Again definition समझ में नहीं आया होगा, हम इसका एग्जाम्पल से समझाते हैं। Sound is eternal because it is audible. अब देखो, हम बोल रहे हैं साउंड तो इटर्नल है, क्यों? क्योंकि वो सुनाई देता है। जो भी चीज हमें सुनाई देता है वो इटर्नल होता है। सोचो हम ये बोल रहे हैं, ये ट्रूथ और नई ट्रूथ पे नहीं जाना है, ये एक स्टेटमेंट है। हम क्या बोले थे? एक प्रोपोजिशन होता है, एक स्टेटमेंट होता है। तो हम तुम लोग को बोल रहे हैं कि साउंड तो इटर्नल होता है क्योंकि ये ऑडिबल होता है, इज वैलिडली कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अनदर इन्फरेंस। इसको तुम लोग एक वैलिड पॉइंट से, एक वैलिड इन्फरेंस से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। क्या बोलकर? साउंड इज नॉट इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। देखो, तुम लोग मेरे को रॉन्ग नहीं बोल रहे हो। हुआ ये था, जब शुरू में तुम लोग यहाँ पे विरुद्ध में थे, तो यहाँ पे तुम लोग मेरे को कोई प्रूफ नहीं दिए थे मेरे को रॉन्ग बोलने के लिए, सिर्फ अपना थ्योरी दिए थे। जैसे हम बोल रहे थे, पता है साउंड तो इटर्नल होता है क्योंकि ये बनाया जाता है। तुम लोग मेरे को बोल रहे थे कि जो भी चीज बनता है वो एक ना एक दिन खत्म होता है, तो साउंड इटर्नल नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग मेरे को बोल रहे हो कि हम फिर दूसरा लाइन बोले कि पता है साउंड तो इटर्नल होता है क्योंकि वो ऑडिबल होता है। तुम लोग मेरे को बोल रहे हो कि मैम साउंड तो प्रोड्यूस होता है और वहां पे प्रूफ हो चुका है कि वो नॉट इटर्नल है। तो अगर वो प्रोड्यूस होता है और वो नॉट इटर्नल है, तो वो ऑडिबल भी है, तो फिर वो इटर्नल कैसे हो सकता है? क्योंकि साउंड तो नॉट इटर्नल ही है। मतलब ये तो हम ऊपर ही आपको प्रूफ कर दिए हैं कि साउंड इटर्नल नहीं है। तो अभी वो ऑडिबल रहे या कुछ भी रहे, वो कभी इटर्नल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तुम लोग मेरे को एक प्रीवियस एग्जाम्पल दे रहे हो, इसलिए वैलिडली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो बाय अनदर इन्फरेंस और एक नॉलेज से। मतलब तुम लोग के पास ऑलरेडी एक नॉलेज है अभी कि वो प्रोड्यूस, जो चीज प्रोड्यूस होता है वो इटर्नल नहीं होता है। तो यहाँ पे तुम लोग के पास एक नॉलेज ऑलरेडी है, तो मेरे नॉलेज को तुम लोग वैलिडली अपने नॉलेज से गलत प्रूफ कर रहे हो। द मिडिल टर्म ऑडिबल इज कॉन्ट्राडिक्टेड, तुम लोग ऑडिबल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो बाय द मिडिल टर्म प्रोड्यूस्ड। एक मिडिल टर्म को एक मिडिल टर्म से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। मतलब पहले प्रूफ हो गया है कि प्रोड्यूस्ड जो चीज होता है वो इटर्नल नहीं होता है, तो अभी जो चीज भी ऑडिबल है वो भी चीज, वो साउंड वो भी नहीं हो सकता इटर्नल। इसमें हम लोग को दे रहा है फिर असिद्ध, नॉट प्रूव्ड। ये एक और एरर है। देयर आर सर्टेन थिंग्स which must proved earlier. If those things are proved earlier, only then you can infer. मतलब there must be a praman. There व्याप्ति should have been proved. इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि this means that असिद्ध हेतु is not proved. जो चीज प्रूफ ही नहीं है वो चीज को बोलना। जैसे कुछ लोग बोलेंगे स्काई लोटस इज प्रेग्नेंट because it has feature like lotus and lotus is pregnant. कुछ लोग बोलेंगे कि स्काई लोटस में तो बहुत सेंट होता है क्योंकि उसमें तो लोटस वाला फीचर होता है, मतलब लोटस जैसा ही स्काई लोटस होता है और लोटस में तो सेंट होता है, तो स्काई लोटस में भी सेंट होगा ही। बट स्काई लोटस जैसा कुछ होता ही नहीं है दुनिया में, मतलब स्काई लोटस कोई वर्ड है ही नहीं, हम अपने आप ही ये वर्ड बना दिए। तो ये अभी तक प्रूफ हुआ ही नहीं है कि ऐसा कोई चीज है भी दुनिया में, हम अपने आप ही ये वर्ड क्रिएट कर दिए। जैसे कि कोई बोलता है तुम्हारा चेहरा तो चांद जैसा है, दिस इज असिद्ध। मतलब चांद को किसी ने
मतलब वैसे देखा ही नहीं है, तो चांद का चेहरा उस लड़की के चेहरे जैसा कैसे है? मतलब एक इमेजिनेटिव चीज का बात करना जो है ही नहीं रियल में, पर लोग करते हैं। मतलब दो चीज को कंपेयर भी कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम पीछे पढ़े थे कि बोलते हैं ये ऐसा है तो वो भी वैसा ही होगा। इस ये भी एक इन्फरेंस है, तो उसमें एरर है। जब हम लोग दूसरे चीज को, जैसे आज अगर हम बोल रहे हैं कि ये ऐसा है तो उसके पेरेंट्स भी ऐसे होंगे ही। पेरेंट्स को जब देखे ही नहीं तो हम लोग कंक्लूड कैसे किए कि पेरेंट्स भी ऐसे ही होंगे? जरूरी तो नहीं है हर बार ऐसा ही होता है। बहुत बार ऐसा होता है, पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे गंदे निकल जाते हैं। तो ये इस तरीके का जो इन्फरेंस होता है ये रॉन्ग होता है। तो स्काई लोटस जैसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, हम अपने आप ही बोल रहे हैं। दैट इज असिद्ध। असिद्ध मतलब विच इज नॉट प्रूव्ड अर्लियर। फिर होता है बाधिता। बाधिता का मतलब होता है नॉन इन्फरेंशियल कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। मतलब इट कैन नॉट प्रूव द मेजर टर्म which is disproved by another stronger source of valid knowledge। जैसे कि ये तुम्हारा इसका ऑपोजिट है, सत प्रतिपक का। सत प्रतिपाक का ये ऑपोजिट है। यहाँ पर देखो, हम मिडिल टर्म को मतलब हेतु को रॉन्ग बोले थे, एक एक और नॉलेज लेकर और एक एग्जाम्पल देकर, इसलिए इन्फरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड है। मतलब हम एक एग्जाम्पल देके तुमको गलत बोल रहे हैं। जब तुमने मुझे बोला कि मैम साउंड इटर्नल होता है क्योंकि वो ऑडिबल होता है, तो मैंने एक एग्जाम्पल यूज किया था कि नहीं, साउंड इटर्नल नहीं होता है क्योंकि वो प्रोड्यूस होता है। जो भी चीज प्रोड्यूस होता है वो नॉन इटर्नल होता है। तो साउंड तो प्रूव्ड है कि नॉन इटर्नल है, अभी वो ऑडिबल है तो ये तो भी वो इटर्नल नहीं हो सकता, ये बात गलत है। हम एक एग्जाम्पल यूज किए, पर बाधिता में हम कोई एग्जाम्पल नहीं बोले, हम क्लियरली तुम्हारे बात को रॉन्ग बोल रहे हैं। कोई हम तुमको एग्जाम्पल भी नहीं देंगे, सिर्फ बोलेंगे तुम रॉन्ग हो। क्यों? देखो, तुम बोल रही हो फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। हम लोग को साइंस में पढ़ाया जाता है सब्सटेंस हॉट भी होता है कोल्ड भी होता है। एनी सब्सटेंस कैन बी हॉट और कोल्ड, कोई भी सब्सटेंस दोनों चीज हो सकता है। तो तुम बोल रहे हो मैम फायर इज अ सब्सटेंस, तो फायर भी कोल्ड होता है। हम बोल रहे हैं नहीं, फायर कोल्ड नहीं होता है, क्योंकि मतलब फायर तो हॉट होता है। तुम लोग बोलोगे मैम आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं? हम कोई बेसिस नहीं देंगे, हम बोलेंगे मेरा नॉलेज है। दैट इज वाई इट इज नॉन इन्फरेंशियल। हम तुम लोग को कोई एग्जाम्पल नहीं देंगे क्योंकि मेरे पास नॉलेज है कि फायर कोल्ड हो ही नहीं सकता। तो सब्सटेंस बिकम्स कॉन्ट्राडिक्टेड बिकॉज इट्स मेजर टर्म कोल्ड इज डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्टेड बाई परसेप्शन और नॉलेज। हम अपने नॉलेज से अपने परसेप्शन से उसको डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए। कोई भी एग्जाम्पल तुम लोग के सामने नहीं देंगे, सिर्फ बोल देंगे कि तुम लोग रॉन्ग बोल रहे हो। फिर आता है अनुमान। अनुमान इज द सेकेंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। अनुमान को हम लोग अपना सेकेंड, मतलब ये जो न्याय व्यायु का, अच्छा इसका स्पेलिंग है VAIUEIKA, न्याय वायु का स्कूल। इसका मतलब होता है न्याय दर्शन का जो स्कूल होता है। हम लोग को दो चीज पढ़ाया जाएगा। पहला हम लोग पूरा पार्ट न्याय पे पढ़ रहे हैं। न्याय दर्शना जो गौतम बुद्ध दिए हैं उसमें अनुमान का कॉन्सेप्ट है। तो ये बताया जा रहा है कि किस स्कूल में पढ़ाया जाता है, न्याय वायु का स्कूल। वहां पे हम लोग को बताया जाता है कि अनुमान हम लोगों का सेकेंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है। ठीक है, इट इज द मीडिएट एंड इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। इनडायरेक्ट सोर्स क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि हम लोग कुछ देख कर ऑब्जर्व कर कर इसको लेते हैं, डायरेक्टली कहीं से नहीं मिला है हम लोगों को। मतलब ये प्रूफ्ड नहीं रहता है, हम लोग ये नॉलेज बस लेते हैं डे टू डे लाइफ से, कुछ ऑब्जर्व करके अपने एक्सपीरियंस से। तो अनु मीन्स आफ्टर एंड मना मीन्स नॉलेज। ठीक है। प्रत्यका का मतलब क्या होता है? प्रत्यक का मतलब होता है इट इज डायरेक्ट एंड इमीडिएट सोर्स ऑफ नॉलेज।
जो भी चीज हम लोग को डायरेक्टली विथ प्रूफ मिलता है उसको हम लोग प्रत्यका कहते हैं। अनुमान होता है जो हम लोग नॉलेज से लेते हैं, वो भी सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज। अब इसमें बोल रहा है गौतमा, मतलब गौतम बुद्ध, द प्रोपाउंडर ऑफ न्याय सिस्टम, सिस्टम मीन्स ही दर्शना, डिफाइंस अनुमान एज अ नॉलेज विच इज प्रेसिडेड बाय परसेप्शन। जो हम तब से बोल रहे हैं तुम लोगों को कि अनुमान का मतलब, फिर गौतम बुद्ध जब ये निकाले हैं तो उन्होंने अपना एक डेफिनेशन दिया था। अनुमान का मतलब होता है हमारा नॉलेज जो हमारे परसेप्शन से बनता है। प्रेसिडेड बाय परसेप्शन मतलब हम लोगों का परसेप्शन से बना है। परसेप्शन मतलब अपना, हम जो सीखे, हम जो लिए लाइफ से, उसको परसेप्शन कहते हैं। तो परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, इसलिए इन्फरेंस अलग अलग हो सकता है। क्लियर बात है, इसलिए अलग लोग अलग चीज का अनुमान लगाते हैं, इसलिए अनुमान कभी सेम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये नॉलेज हम अपने परसेप्शन से लेते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट नॉलेज। जो चीज हम लोग सोचो, जो चीज हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, जो चीज हम लोगों को पढ़ाया जाता है, अगर प्रैक्टिकल बात करें तो टैक्स, टैक्स का किसी को नॉलेज है तो वो अनुमान नहीं लगा रहा है, वो उसका क्या है, देखो ये वर्ड हम जो यहाँ पे लिखवाए थे, तो वो उसका प्रत्यक है। प्रत्यक मतलब जो हम लोग किसी बुक से लिए हैं, डायरेक्ट और इमीडिएट सोर्स, जिसका कोई दूसरा आंसर नहीं हो सकता। अगर कोई पूछ रहा है कि ये चीज में कितना टैक्स लगेगा, इसका एक ही सही आंसर हो सकता है, क्योंकि वो हम लोग डायरेक्ट सोर्स से लिए हैं, वो हम लोग का अनुमान नहीं है जो हम लोग अपने परसेप्शन से लिए हैं। तो इसका आंसर देने के लिए हम कुछ एडिशन कराए हैं, रुको देखो। व्याप्ति जो रिलेशन है, हम बोले थे रिलेशन बिटवीन हेतु एंड साध्या, हम पहले सिर्फ इतना लिखाए थे। बट रिलेशन ऑफ इनवेरिएबल कॉनकमिटेंस, कॉनकमिटेंस का मतलब लिख दो, एग्जिस्ट, कहीं पर भी स्टार देकर लिख दो। कॉनकमिटेंस का मतलब होता है एग्जिस्टेंस और ऑकरेंस टुगेदर, एग्जिस्टेंस और ऑकरेंस टुगेदर। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हेतु है और साध्य है, इसका रिलेशन ऑफ इनवेरिएबल, इनवेरिएबल कॉनकमिटेंस बिटवीन, मतलब दोनों एक साथ ही मतलब रहेगा, ये व्याप्ति बोलता है। इनवेरिएबल मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। व्याप्ति का मतलब ही है कि ऑलवेज हेतु और साध्य में रिलेशनशिप रहेगा, इसको हम लोग व्याप्ति कहते हैं। एक इन्फरेंस तभी राइट होगा जब रीजन और मतलब मिडिल टर्म और मेजर टर्म में रिलेशनशिप होगा, मतलब व्याप्ति होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लिखिए व्याप्ति इज द नर्व ऑफ अनुमान। अगर तुम लोगों का रीजन देखे अनुमान और तुम लोगों ने कंक्लूड कर दिया, रीजन देखा स्मोक और कंक्लूड कर दिया फायर, तो यहाँ पर व्याप्ति नहीं है। व्याप्ति क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इनवेरिएबल कनकमिटेंस नहीं है। ठीक है, तो सिंपल मीनिंग ये है कि दो चीज में एक साथ में रहने का ऑलवेज एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि दोनों हमेशा साथ रहेगा, उसको व्याप्ति कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है इन्फरेंस अनुमान इन इंडियन लॉजिक इज रूटेड इन। अब इसको सोचना कैसे है, इन्फरेंस मतलब अनुमान का रूट क्या है, तो हम क्लियर लिखाए हैं व्याप्ति इज द नर्व ऑफ अनुमान। तो अनुमान का रूट क्या है? व्याप्ति। अनुमान, अगर व्याप्ति नर्व है अनुमान का, तो अनुमान का रूट क्या है, जड़ क्या है अनुमान का? व्याप्ति। व्याप्ति होना बहुत जरूरी है, मतलब। तो अब कौन सा रिलेशनशिप? इनवेरिएबल कॉनकमिटेंस बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म। व्याप्ति का मतलब फिर क्या है, ये डेफिनेशन है व्याप्ति का। तो इस तरह आंसर देंगे डी। तो लॉजिक को इस तरह कनेक्ट करना। इसके बाद हम लोगों को बोल रहा है त्रिविधा भेड़ा। अब हम जो बोले इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। अनुमान को दो चीज से एक्सप्लेन किया गया है, एक न्याय दर्शन मतलब न्याय सिस्टम, और दूसरा है चरका। इस दो कॉन्सेप्ट से समझाया गया है। तो अभी हम लोग इन्फरेंस को जो पढ़े, नॉलेज को जो पढ़े, हम लोग नॉलेज कैसे लाते हैं, उसमें क्या गलती हो सकता है, कितने तरीके से हम लोग इन्फरेंस कर सकते हैं, वो सारा चीज हम लोग पढ़े।
एक सही नॉलेज में क्या होना जरूरी है। मतलब किसी किसी के पास नॉलेज है पर कोई मतलब उसका बात में कुछ कंक्लूजन नहीं है, कुछ भी बोल रहा है, तो उसके उसका बात मिडिल टर्म में और मेजर टर्म में उसका व्याप्ति नहीं है। मतलब वो क्या बोल रहा है, तो अगर हम लोग किसी को कहते हैं ये बहुत नॉलेजेबल है, तो हम वो इस थ्योरी के अंदर सेट बैठना चाहिए, तभी हम लोग उसको नॉलेजेबल बोलेंगे। मतलब उसका बोलने में कोई सेंस होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, और कोई भी फॉलेसी नहीं होना चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए उसके नॉलेज में, तभी बोलेंगे वो एक ट्रू इन्फरेंस है। ये समझाया गया है हम लोगों को न्याय सिस्टम में। इसी बात को अपने दूसरे लैंग्वेज में चरका में समझाया गया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू चरक, चरक एक आदमी थे, गौतम बुद्ध की तरह ये भी एक सिद्ध पुरुष थे। तो चरक ने अपना कॉन्सेप्ट दिया है त्रिविधा भेदा बोलकर। त्रिविधा भेदा में इन्होंने, जैसे गौतम थे वैसे एक चरक थे, गौतम ने दिया न्याय दर्शन, चरक ने दिया त्रिविधा भेदा। इन्होंने कहा है कि तीन तरीके से इन्फरेंस हम लोग सोचते हैं, तीन तरीके का हम लोग नॉलेज लगाते हैं। इन्होंने इन्फरेंस का तीन टाइप बताया है। अतीत काल, अतीत काल होता है जब हम लोग किसी पेड़ को देखते हैं तो सोचते हैं जरूर यहाँ पे सीड होगा। तो जब भी हम लोग एक पेड़ देखते हैं हम लोग सोचते हैं पहले जरूर यहाँ पे एक सीड होगा, उससे पेड़ आया है। बट ऐसा भी तो हो सकता है, अगर यहाँ पे पॉलिसी निकाले तो ऐसा भी हो सकता है हम डायरेक्ट एक पेड़ खरीद के लाए थे और वहां पर लगा दिए थे। जैसे कि हम लोग घर पर गमला लाते हैं तो जरूरी नहीं है सीड ही खरीद कर लाए होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग पहले ही गमला खरीद के लाए हैं, कभी सीड लगाए ही नहीं है। पर कोई कोई उस प्लांट को देखकर क्या बोलेगा, जरूर यहाँ पे पहले सीड बोया गया होगा, फिर यहाँ पे पेड़ उगा होगा। तो दिस इज अतीत काल, किसी का पास्ट देखकर प्रेजेंट में उसको बोलना कि जरूर इसके साथ, जैसे कोई बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ा, बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ा, तो हम लोग उसका पास्ट नहीं जानते, हम लोग अतीत काल का इन्फरेंस लगाएंगे और बोलेंगे कि इसके मम्मी पापा के पास इतना पैसा था, ये तो इतना अच्छा स्कूल से पढ़ेगा ही। हम लोग को ये नहीं पता है कि वो स्कॉलरशिप की वजह से इतना अच्छा स्कूल में पढ़ा है, उसके पेरेंट्स रिच नहीं है, वो पुअर फैमिली से है, पर वो इतने अच्छे स्कूल में इसलिए पढ़ पा रहा है क्योंकि वो स्कॉलरशिप में वो टॉप किया था, तो उसको फ्री में स्कूल स्पॉन्सर कर रहा है उसकी पढ़ाई को। तो हम लोग उसका प्रेजेंट को उसका पास्ट से कंपेयर कर रहे हैं, जबकि पास्ट उसका पता ही नहीं है। दैट इज अतीत काल। अनंगता काल क्या होता है, जब हम लोग किसी के पास्ट को देखकर प्रेजेंट का बात करते हैं। मतलब वी आर लुकिंग एट अ सीड एंड थिंकिंग दैट इट विल बिकम अ ट्री वन डे। जब हम लोग किसी सीड को देखते हैं तो कहते हैं एक दिन ये ट्री जरूर बनेगा। तो ये क्या हुआ, जब भी हम लोग किसी बहुत रिच पर्सन के बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं ये भी एक दिन अपने पापा के जैसा ही रिच बिजनेसमैन होगा। पर ये जरूरी नहीं है कि आज, या बहुत बार हम लोग देखते हैं क्लास में जो फर्स्ट आने वाला बच्चा था वो बाद में लाइफ में कुछ बना ही नहीं। वो अगर लड़की थी तो एक सिंपल सी हाउसवाइफ बन के रह गई, बल्कि जब वो स्कूल में थी वो टॉप करती थी और हम लोग सोचते थे ये तो बहुत कमाएगी, बहुत अर्न करेगी, पर रियल में वो कुछ अर्न की ही नहीं, वो अर्निंग कभी थी नहीं, वो एक हाउसवाइफ है। तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी हो सकता है कुछ ना कर पाए, और एक डल बॉय, एक डम्ब लड़की जो कुछ नहीं जानती थी, उसको आज हम लोग जानते हैं अच्छे पोजीशन पे है। तो हम लोग पर उसका हम लोग प्रेजेंट देखकर अनगता क्या होता है, अनगता होता है जब हम लोग उसका प्रेजेंट देखकर उसका फ्यूचर का अनुमान लगा लेते हैं। वर्तमान काल क्या होता है, जो हम लोग तुरंत बोलते हैं, माउंटेन से स्मोक निकल रहा था तो तुरंत कंक्लूड कर दिए इस जरूर उसमें आग लगा होगा। दिस इज वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो देखे अभी कंक्लूड कर दिए। तो इस तरह ये चरक का खत्म होता है। चरक के बारे में और डिटेल नहीं पढ़ना है, हम लोग बुद्ध का न्याय दर्शन को डिटेल में पढ़े थे, चरक को सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इसके बाद ये चैप्टर बेसिकली खत्म हो जाता है। इसके ऊपर मतलब हम लोग का जो सिलेबस दिया है उसके जस्ट ऊपर एक टॉपिक शुरू होता है, प्रमाण।
प्रमाण में हम लोगों को क्या दिया है? प्रमाण है नॉलेज। प्रमाण का मतलब होता है हम लोगों का विच इज डिराइव फ्रॉम द नॉलेज। ये इंडियन फिलोसॉफी में पूरा इसका डिस्कशन है। इंडियन फिलोसॉफी में दो चीज में इंडियन फिलोसॉफी को बांटा गया है, एक आस्तिक, एक नास्तिक। आस्तिक क्या होता है? जो हिंदू फिलोसॉफी को फॉलो करता है। हिंदू फिलोसॉफी में क्या लिखा गया है? जो जैसे एंशियंट टाइम में माना जाता था कि हम लोग के पास जो भी नॉलेज है, उस टाइम तो कोई यूट्यूब नहीं था, उस टाइम कोई टीचर नहीं था जो ऐसे आता था और पढ़ाता था। उस टाइम एक ही चीज था हम लोग के पास, वेद। हम लोग को जो भी ज्ञान चाहिए होता था, हम लोग को बच्चों को वेद पढ़ाया जाता था। कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वाला बुक्स नहीं होता था, कोई अकाउंट्स, मैथ्स नहीं था। बच्चे उस वक्त क्या पढ़ते थे? वेद पढ़ते थे। जो ज्ञान लेते थे वेद से लेते थे। तो वेद को ही प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज कहा जाता था। तो आस्तिक लोग जो होते थे, वो मानते थे कि हम लोगों का नॉलेज कहाँ से आता है? हम लोगों का नॉलेज वेद पढ़ने से आता है। जो बचपन से ही सारे बच्चों को वेद का शिक्षा दिया जाता था, सारे बच्चों को वेद पढ़ाया जाता था, क्योंकि आस्तिक लोग मानते थे कि वेद ही हम लोगों का सही मायने में गुरु है। जो हम लोग पढ़ सीखते हैं वेद से सीखते हैं। पर जो नास्तिक होते थे, वो लोग वेद को अपना नॉलेज का सोर्स नहीं मानते थे। वो लोग नहीं मानते थे कि किसी बुक को पढ़ लेने से हम लोगों के अंदर नॉलेज आ जाएगा। वो लोग मानते थे कि बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के बारे में कौन, बहुत गौतम बुद्ध बोले हैं, तो वो गौतम बुद्ध का कहा हुआ चीज को मानते थे। अगर जो जैनिज्म था, वो जैन महावीर का कहा हुआ बात को मानता था। जो चरका थे, वो चरक के कहे हुए बात को मानते थे। आजीविका जो थे, आजीविका के बारे में क्या बोला है? ये लोग नियति पे बिलीव करते थे। तो एक एक करके हम डिटेल में बता रहे हैं। पहले तो आस्तिक, आस्तिक का मतलब होता है जो वेद को ही अपना नॉलेज का प्राइमरी सोर्स मानते थे, वेद को ही अपना गुरु मानते थे। किसी आदमी से कुछ नहीं पढ़ते थे, वेद को पढ़ लेते थे। अब कोई आदमी से भी पढ़ रहे थे तो वेद ही पढ़ा देता था, अपना कोई नॉलेज नहीं देता था, वो अपना थॉट्स नहीं दिखाता था। वो वेद बुक में जो लिखा है उसी को एक्सप्लेन करता था। आज अगर हम तुम लोग को अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, तो रियल में तुम लोग अकाउंट्स को मेजर सोर्स मानते हो नॉलेज का, मेरे को नहीं। हम तो सिर्फ अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, पर तुम लोग का नॉलेज क्या है? अकाउंट्स तुम लोग का मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो उस तरह वेद को वो लोग प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज मानते थे। पर नास्तिक लोग, बस इतना याद रखना है, वेद को नहीं मानते थे। ठीक है। अब आते हैं आस्तिक कितने तरीके का होता है। अच्छा, वेद कितने तरीके का होता है हम लिखवा दिए हैं। वेद को 4 तरीके का होता है। ऋग्वेदा, ये हम क्लियरली लिखवाए हैं। In ancient times, people gain knowledge from Vedas only. There are 4 Vedas: Rig Veda, Atharva Veda, Yajur Veda, Sam Veda. Vedas are considered as root of knowledge. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आस्तिक लोग वेद को रूट ऑफ नॉलेज कहते थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है नास्तिक का मतलब पढ़ लेते हैं। नास्तिक का मतलब हम नेक्स्ट पेज में थोड़ा क्लियरली लिखे हैं। नास्तिक का मतलब है हेट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। हेट्रोडॉक्स स्कूल हम लोग कहते हैं जिसमें किसी मतलब जैसे कि जो पुराने ख्यालात के नहीं होते हैं। हेट्रोडॉक्स होता है जो रियलिटी की तरफ थोड़ा जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, उसे हम लोग हेट्रोडॉक्स कहते हैं। देखो, पता नहीं तुम लोग को ये सब बात समझ में आता है कि नहीं, पर रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। रिलीजियस होना मतलब आंख बंद करके भगवान को मानना। वो राइट है, रॉन्ग है, हमको नहीं पता। जो भी चीज है वो हम करे जा रहे हैं, दिस इज ऑर्थोडॉक्स। इसलिए हम लोग आस्तिक स्कूल को कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। आस्तिक, आस्तिक को हम लोग क्यों ऑर्थोडॉक्स कहते हैं? क्योंकि वहां पर हम लोग के पास किसी चीज का प्रूफ नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, बस वेद में लिखा है उस जमाने में, तो हम लोग मानते जा रहे हैं। वो आज एप्लीकेबल है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। पर हेट्रोडॉक्स का मतलब होता है जो विदाउट प्रूफ कुछ बात नहीं मानते। ऑर्थोडॉक्स का उल्टा हेट्रोडॉक्स। तो नास्तिक के अंदर हेट्रोडॉक्स आता है। इसके बारे में कौन बताया है?
इसके बारे में कहते हैं कि जो ये लोग कहते थे, ये लोग जो कहते थे हम इसको फॉलो करते हैं। तो कुछ लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। बुद्धिज्म को जो लोग फॉलो करते थे वो लोग क्लियर लिखा है दे बिलीव इन कर्मा। जो बुद्धिज्म में थे फॉलो करते हैं वो मानते हैं भगवान कुछ नहीं होता है, सब कुछ कर्मा होता है। मतलब बेसिकली अगर उस लॉजिक से जाए तो ये लोग एक्चुअली नास्तिक में ये लोग सिर्फ और सिर्फ हेट्रोडॉक्स चीजों को मानते थे, जिसमें बुद्धिज्म जो बुद्धि मतलब गौतम बुद्ध जो कहते थे दैट इज बिलीव इन कर्मा। दे ऑल्सो बिलीव इन मध्य मार्ग और एट फोल्ड पाथ। एट फोल्ड पाथ हम लोग सब पढ़े हैं। तो इट इज प्रोपाउंडेड बाय गौतम बुद्ध। जैनिज्म में महावीर ने किया है। चरवाका को इट इज प्रोपाउंडेड बाय चरवाक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोकायत स्कूल। चरवाक का जहाँ पे पढ़ाई, चरवाक जहाँ पे ये शिक्षा देते थे वो लोकायत स्कूल में देते थे, विच मीन्स स्कूल ऑफ मटेरियलिज्म। ये कहते थे कि कर्मा कुछ नहीं होता है, कर्मा बोलकर कुछ नहीं होता है, प्रेजेंट में जो करना चाहते हो वो करो, इतना फ्यूचर को मत सोचो। मतलब आज जो करना है करो, इतना ये मत सोचो कि आज हम अगर ये कर लेंगे तो ये बुरा है, फिर मेरे साथ भी बुरा होगा। प्रेजेंट में जो चीज खुशी देता है, प्रेजेंट में जो चीज करना चाहते हो वो करो, प्रेजेंट में रहो। ये हम ऐसा करेंगे तो ये मेरा बुरा कर्म होगा या अच्छा कर्म होगा, हमको फिर बाद में बुरा कर्म का फल मिलेगा, ये सब मत सोचो। ऐसा चरबका कहते थे। फिर अजीविका आया। अजीविका बोला कि नियति पे बिलीव करो, डेस्टिनी पे। मतलब जो चीज तुमको मिलना है वो चीज तुमको मिल ही जाएगा, कर्म पे कुछ नहीं होता। जो चीज मेरे लिए लिखा है वो चीज मेरे पास आएगा ही। जो बहुत लोग बोलते हैं बिलीव इन योर डेस्टिनी, ये सब लाइन आया कहाँ से है? एक्चुअली इन्हीं लोग के बुक से आया है, इन्हीं लोग के शिक्षा से निकल कर आया है। आज जो इतना बुक्स लिखा जाता है इन्हीं लोग के नॉलेज को वो लोग बढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारा तुम लोग को बुक मिलेगा, बहुत सारा कोटेशन मिलेगा इंटरनेट पे डेस्टिनी के ऊपर कि लाइफ इज ऑल अबाउट डेस्टिनी। ये सब जो इतने सारे लाइंस निकले हैं वो इन्हीं लोगों के बुक से निकले हैं। तो आजीविका जो मानता था वो मानता था डेस्टिनी ही सब कुछ है। इट इज प्रोपाउंडेड बाय मकाली गोसाली। मकाली गोसाली ने, वो एक गुरु थे, उन्होंने आजीविका मार्ग शुरू किया था, आजीविका के ऊपर उन्होंने ही कहा था। ठीक है। अब आता है ये आस्तिक कितने तरीके के होते हैं, उसमें एक अथिस्ट होते हैं, एक थीस्ट होते हैं। जो अथिस्ट होते हैं वो मानते थे, वो वेद में मानते थे, वो पर भगवान को नहीं मानते थे। जरूरी नहीं है कि हम वेद को मानेंगे तो हम भगवान को भी मानेंगे। हम वेद में बिलीव करते थे, हमको वो बुक सही लगता था, पर हम भगवान को नहीं मानते। पर जो थीस्ट होते थे वो वेद में भी मानते थे और भगवान को भी मानते थे। ये बात तुम लोग भूल ना जाओ, इसलिए क्लियरली लिखवाए हैं। अथिस्ट होते हैं दे बिलीव इन वेदास बट डज नॉट बिलीव इन गॉड। ये लोग वेद को मानते थे पर भगवान को नहीं। थीस्ट लोग दे बिलीव इन वेदास एज वेल एज गॉड। ये वेद को भी मानते थे और गॉड को भी, इसलिए उन्हें थीस्ट कहते हैं। इसलिए हम लिख दिए ये लोग गॉड को रिजेक्ट करते थे, ये लोग गॉड को रिजेक्ट नहीं करते थे। ठीक है। इसके बाद हम लोगों का आता है ऑर्थोडॉक्स स्कूल के अंदर, हम इसको भी फिर तीन तीन भाग में बांटे हैं। अथिस्ट होता था तीन तरीके का स्कूल। ये जो 6 दिया हुआ है, ये जो पूरा 6 है, ये 6 स्कूल है। एक था समाख्या, एक न्याय, एक वैशेषिका, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांता। तो अथिस्ट लोग तीन चीज कहते थे। अच्छा, ये जो पूरा 6 स्कूल है, ये 6 स्कूल को साथ में ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, क्योंकि आस्तिक ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स हम लोग बहुत बार लाइफ में भी यूज करते हैं। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो पुराने ख्यालात के लोग होते हैं, किसी बिना लॉजिक के ही हर बात मना करते हैं, ऐसे मत करो नहीं किया जाता है, वैसे मत करो नहीं किया जाता है, ये करो इस दिन ऐसा किया जाता है। लॉजिक पूछो तो उनके पास कोई लॉजिक नहीं है। ऐसे लोग आस्तिक होते हैं। तो ऐसे लोगों को ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। तो अगर
आस्तिक ही ऑर्थोडॉक्स है, तो अथिस्ट और थीस्टिक दोनों ही ऑर्थोडॉक्स होंगे, तो इनसे जो 6 नॉलेज निकला है, ये 6 ऑर्थोडॉक्स होंगे। तो इसके ऊपर डिटेल नहीं है हमारे सिलेबस में, जस्ट इसका मीनिंग याद करना है। समख्य का मतलब होता है स्कूल ऑफ डुअलिज्म, जस्ट ये याद रखना है। न्याय का मतलब होता है स्कूल ऑफ लॉजिक। वैशेषिका का मतलब होता है स्कूल ऑफ एम्पिरिसिज्म। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ ऑर्थोप्रॉक्सी। वेदांता का मतलब उत्तर मीमांसा। ठीक है, तो बेसिकली अभी ये हो गया। अब हम लोग का ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ। अब प्रमाण का मतलब है क्या? प्रमाण इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स मेजर। किसी चीज को मेजर करना इस प्रमाण। The concept of Praman is very critical for understanding the law of Indian logic and philosophy of knowledge. प्रमाण को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हम लोग इसको ऑब्वियसली समझेंगे। इन्फरेंस का मतलब होता है स्टेटमेंट। जब किसी स्टेटमेंट में लॉजिक होता है तब हम लोग उसको कहते हैं कंक्लूजन। ये कॉन्सेप्ट माइंड में सेट करो। कोई भी स्टेटमेंट तुम लोगों को कोई दिया, जैसे कोई कहता है कि ऐसा हो गया है, मतलब आज दिवाली है, प्याज मत खाओ, आज दिवाली है, नॉनवेज मत खाओ, ये वो लोग का एक स्टेटमेंट है। इसमें वो लोग स्टेटमेंट है, मतलब इन्फरेंस है। अब इन्फरेंस को हम लोग डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, पूरा पढ़ चुके हैं, चैप्टर ओवर कर चुके हैं, बट यहाँ पे प्रमाण पढ़े, प्रमाण से इन्फरेंस निकला है। तो बोल रहा है इन्फरेंस में, इन्फरेंस गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि इन्फरेंस में कोई लॉजिक नहीं होता है। हम लोग ऐसे ही कंक्लूड कर देते हैं। कैसे कंक्लूड करते हैं? पढ़कर आए हैं, अपना परसेप्शन से। नॉलेज ऑफ परसेप्शन से, हम लोग कहीं पढ़े नहीं होते हैं, वो चीज देखे हैं, उसी से सीख गए हैं। ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से हम लोग बस सीख गए हैं, दैट इज इन्फरेंस। पर अगर हमारे इन्फरेंस में, मतलब हमारे नॉलेज में, दैट प्याज मत खाओ और नॉनवेज मत खाओ दिवाली में, ये मेरा इन्फरेंस है। क्यों? हम क्या इसका रीजन देंगे? हम बोलेंगे, मतलब जो जो कह रहा है मत खाओ, वो बोलेगा ऐसा ही होता है, हम तो शुरू से देखे हैं, ऐसा ही होता है। तो दैट इज इन्फरेंस, नॉलेज ऑफ परसेप्शन। बट अगर वो इसको लॉजिकली प्रूफ कर सकता है, देन इट इज, तब वो कंक्लूजन देता है। अगर इसको वो लॉजिकली प्रूफ नहीं कर सकता है कि क्यों ना खाए, तो वो प्रमाण नहीं बन पाएगा। प्रमाण पत्र देते हैं ना, प्रमाण पत्र क्या होता है? किसी चीज का प्रूफ देना। तो लॉजिकली अगर तुम इसको प्रूफ कर सकते हो, देन इट विल बिकम अ कंक्लूजन। अगर लॉजिकली इसको प्रूफ नहीं करते हो, तो वो एक इन्फरेंस बन जाएगा। इन्फरेंस मतलब जस्ट ये तुम्हारा नॉलेज है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है।